तो केमिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और वेव थ्योरीज। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड बेसिक थ्योरी, बेसिक वेव थ्योरी। इसको चलो बाद में पढ़ेंगे बेसिक वेव थ्योरी को, तो पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहला है आइसोटोप। अच्छा, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका आपको बता चुका हूँ, क्लियर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर, क्लियर है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? सिंपली बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब सिंपली क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? भाई शांत हो जाइए। हेलो, इधर देखो। तो देखो आइसोटोप क्या होता है? हाथी के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, किसके? एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम होंगे। देखो गधे हो, डेफिनेशन बचा रख लेना है, सेम एटॉमिक नंबर किसके? Isotopes are the atoms of two different elements having same atomic number but different mass number. Atoms of two बातें नहीं, two different elements which have same atomic number but different atoms of the same element, नहीं, atoms of two different elements of same kind, clear है? ऐसे कह सकते हैं, atoms of two different elements which have same atomic number but different mass number, but different mass number। शांत हो जाओ, देखो बताता हूं। आइसोटोप्स वो एटम्स के, मतलब उन एटम्स के जोड़े को कहेंगे जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट के तो हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम है। क्या हो गया? उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। मास नंबर क्या है बेटा? डिफरेंट है, क्लियर। तो एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कार्बन कार्बन कार्बन। कार्बन जो है बेटा, इसमें देखो ऐसे इस कंडीशन में मिलता है 612, 613 और 614। इधर देख लो, यानी कार्बन ऐसा एक, मतलब कार्बन के कुछ एटम्स ऐसे मिलते हैं जिसमें कार्बन का एटॉमिक, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 और मास नंबर 12। लेकिन कुछ ऐसे मिलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 6 लेकिन मास नंबर 13 है। इसमें भी एटॉमिक नंबर 6 लेकिन मास नंबर 14 है। अब इधर देख लेते हैं, जल्दी बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में। जल्दी बताओ तो मुझे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इन तीनों के केस में? इसमें कितना होगा? 6, इसमें भी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 6 6। भाई इन न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अच्छा, वेरी क्या करेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बोलो वेरी क्या करेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना वेरी करेगा? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 12 में से 6 गए तो कितने न्यूट्रॉन आएंगे? 13 में से 6 गए तो कितने न्यूट्रॉन आएंगे? 14 में से 6 गए तो, यानी आइसोटोप अराइज क्यों होते हैं? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी जब न्यूट्रॉन का नंबर न्यूक्लियस में बदल जाए तो उससे क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर बदल जाएगा। लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, इससे एटॉमिक नंबर सेम है। तो इस कंडीशन में जो एटम एग्जिस्ट करते हैं उसी को कहते हैं एक दूसरे के आइसोटोप। दैट्स क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल देके समझाइए। हाँ, आज टेस्ट है बेटा, केमिस्ट्री का है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस
क्लियर है? हाँ ऑनलाइन, अगेन ऑनलाइन में, हाँ ठीक है। यस ठीक है। चलो इसके अलावा एग्जाम्पल कोई और है? इधर देख लेते हैं बेटा, इधर देखो। हाइड्रोजन का भाई ने कहा है, हाइड्रोजन का बताओ। देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। पहला है, क्या है इसका नाम? हाइड्रोजन 1H1। दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्राइशियम। ठीक है, क्या है ये? क्या है? प्रोटियम नहीं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और ये है ट्राइशियम। ठीक है, जल्दी बताओ इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर भी 1 और यहां पर भी है। चूंकि ये तीनों न्यूट्रल हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा। बोलिए 1 1 1। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करेगा। बोलो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अबे यहाँ 0, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना। याद रखना ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी कंटिन्यूअसली डीके करता है। ये एडिशनल जानकारी मैंने दे दी। तो अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप पूछे तो क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये याद करना है बेटा, टेस्ट में क्वेश्चन दिया है मैंने इससे रिलेटेड। अब मैं ये तुम्हें कब बताऊंगा कि आज दिया है कि कल दिया है? हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद। चलो खींचो फटाफट, शांत हो जाओ। इधर देखो बेटा, आप उसकी हेडिंग चेंज कर देंगे जो कल वीडियो डाली थी, उस पर डाल देंगे सम क्रिटिकल क्वेश्चंस एंड डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, मैं लिख दूंगा। ठीक, या पीवी सर कर दो, प्रशांत सर कर दो। ठीक, ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? या पीवी करो बस, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वीडियोस पे तो प्रशांत वाशने पूरा है ना। पीवी करो, नहीं कोई सही है, जैसे भी होगा इसको देख लेते। चलो कोई नहीं, चलो आज ऐसे करो, ठीक है, हो गया ये, बोलो। चलो ठीक है, इसे हटा दें। आइसोटोप के बाद बात आती है आइसोबार की, है ना? तो आइसोबार क्या होता है जल्दी से बताओ। हाँ बेटा, मतलब सॉरी, अरे अरे नहीं यार, देखो आज के जमाने में लोग रोड पे नहीं मोबाइल पे हैं, ठीक है? जितना भी प्रचार होता है वो सब मोबाइल पे होता है। आजकल डिजिटल जमाना है बेटा, ठीक है? आ जाओ, नेक्स्ट इज आइसोबार। बेटा बात नहीं करेंगे। आइसोबार क्या है? आइसोबार क्या है? आइसोबार है एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट which have
same atomic mass number but differ in their atomic number. देखो बातें करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. Atoms of two different elements which have same atomic mass number but differ in their atomic number. For example, देखो इधर देख लेते हैं. एक है आर्गन, एक है पोटेशियम और एक है कैल्शियम. इनका एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा 18 होता है, इसका 19, इसका 20. लेकिन मास नंबर होता है इसका 40, 40, 40. यानी क्या वेरी कर रहा है? अगेन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मतलब क्या वेरी कर रहा है बताओ? मैं मॉलिक्यूलर वेरी कर रहा है. ठीक है. अब इसमें से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बताऊं तो 18, 19, 20. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताऊं तो 22, 21, 20. सही है? क्लियर? हाँ. नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले तो न्यूट्रल केस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर. हाँ 39 होता है ना, लेकिन क्रिटिकल केस में 40 ही लेते. ठीक है. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा आइसो बार. नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. इधर देख लो, बकवास नहीं चाहिए. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है? मान लो दो डिफरेंट एटम है या दो डिफरेंट प्राणी है, लेकिन उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर. यानी आइसो बोले तो सेम और इलेक्ट्रॉनिक बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो द एलिमेंट्स ऑफ द टू डिफरेंट एटम्स which have same number of electrons, is that clear? भाई बोलेगा नहीं. ठीक है. तो मैं कह सकता हूं टू डिफरेंट स्पीशीज. गौर करना मेरे शब्दों पे मैं क्या लिख रहा हूं. टू डिफरेंट स्पीशीज. भैया व्हाई आई हैव नॉट रिटन एटम, उसकी मुझे बताऊंगा. टू डिफरेंट स्पीशीज which have same number of electrons. For example, चलो मैं तुमसे ही पूछता हूं, जल्दी आ जाएंगे सभी लोग, आ जाएंगे. N3 minus O minus 2 F minus 1 Ne सोडियम +1 Mg +2. आ जाओ. ये कुछ सेट ऑफ एलिमेंट स्पीशीज लिखा है मैंने. स्पीशीज का मतलब चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, कुछ भी. सही है? इज दैट क्लियर? अब इधर ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ऐड हुए. और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए. पक्का? तो अगर मैं तो इनसे पूछूं, बताओ इनका एटॉमिक नंबर क्या है? बताओ एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 7, 8, 9, 10, 11, 12. अरे यार भूल गए हो. तो एटॉमिक नंबर तो यही है. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? सेम. बोलो. लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे अब. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन के बराबर होता. भाई इधर देखिए, अगर न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन के बराबर होता, लेकिन 3 नेगेटिव चार्ज यानी 3 और ऐड हुआ है ना. तो क्या हो जाएगा? 7 + 3. यहाँ क्या होगा? 8 + 2 9 + 1. और ये 10 ही होगा क्योंकि न्यूट्रल है. तो और ये क्या होगा? एक है तो 11 - 1 और 12 - 2. जल्दी बताओ ये कितना हो गया? 10. ये कितना हो गया? और ये तो 10 है ही है, और ये भी 10 है.
यानी सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, सेम। तो ये सारी स्पीशीज क्या है आपस में, ये सारी स्पीशीज क्या है आपस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे लिखो, विच ऑफ द गिवन सेट, विच ऑफ द गिवन सेट is of isoelectronic species। पहला सोडियम +1 Mg+2 और एल्युमिनियम +1। सेकेंड है क्लोरीन -1 आर्गन पोटेशियम +1 कैल्शियम +2। सी ऑक्सीजन -2 नियॉन एंड एल्युमिनियम +2। डी कार्बन या ऐसे लिख लो नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन -2 एंड फ्लोरीन। आंसर बताओ। The following set given set is isoelectronic species। हाँ। 18 क्या आएगा, ठीक है ना भाई, सबका आंसर आना चाहिए ये बी। क्लियर है, ये गलत है क्योंकि इसमें कितने हो गए सिर्फ, बाकी सब में 10 10 है। बोलो, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 10, इसमें 10, लेकिन इसमें 11, इसमें 10, इसमें 10, लेकिन इसमें 9। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? क्लियर है? हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक निपटा चुके हैं, डाइजेस्ट करने में समय लग रहा है। स्पीशीज का मतलब ये है, देखो अगर मैं यहाँ एटम कहता तो उसमें कंफ्यूजन होता, नेगेटिवली चार्ज भी है पॉजिटिवली चार्ज भी है, लेकिन एटम तो न्यूट्रल होता है जी। सही है, आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा। एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एटॉमिक मास इधर देख लो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक वेट। देखो कुछ टीचर इसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, लेकिन हम इसे यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ इधर देख लो, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है बेटा, देखो कई बार क्या होता है, एक ही एटम के आइसोटोप होते हैं। बोलो, एक ही एटम के क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप होने में, अच्छा अब पीरियोडिक टेबल में तो आइसोटोप को जगह नहीं दी जा सकती है ना, क्योंकि एक तो इतने एलिमेंट है, अगर सबके आइसोटोप को देंगे तो फिर कलेक्शन में स्टडी में दिक्कत आएगा। इसका मतलब क्या है, हमें आइसोटोप का कोई एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके बताना होगा। जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है, तो वो एक्चुअल नहीं एवरेज है, एक्चुअल नहीं एवरेज है। जैसे देखो दो तरीके के क्लोरीन एटम मिलते हैं, एक में जिसमें क्लोरीन का मास कितना है 35, और एक में क्लोरीन का मास जिसमें कितना है 37। अच्छा, एवरेज किसके पास ज्यादा खिसकता है, जो ज्यादा मिलता है, ये 90% मिलता है, ये 10% मिलता है, तो एवरेज किसके क्लोज रहेगा 35। अरे यार क्लियर है? बोलो, देखो मेरी बात सुनो। जैसे अगर तुमसे पूछे कि तुम लोगों दो लोगों में पार्टी होना है ना, 2 लोगों में पार्टी होना है, और 5 समोसा आया है, ठीक है, और 5 समोसे का लेट से 50 रुपया लगा है। इधर देख लो बेटा, 5 समोसे का लेट से 50 रुपया लगा है। तुम्हारे एक दोस्त ने दिया है 40 रुपया और एक दोस्त ने दिया है 10 रुपया, तो खाने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसने 40 दिया है। लेकिन सुन लो मेरी बात, सुन, जिसने 40 दिया है, सुन लो, तो यानी 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में एवरेज उसके पास लाई करेगा जो ज्यादा है, जो ज्यादा मिल रहा है। समझ रहे हो?
तो 35 वाला ज्यादा मिलता है, इसीलिए एवरेज 35.5 होता है। अगर ये 90 होता तो 37 के पास होता है एवरेज। क्या ये बात क्लियर है? देखो जबरदस्ती की हाँ मत करो, समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? आ गया पक्का, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसमें एवरेज में क्या है, देखो जो जितना ज्यादा होगा उसके पास ही उसका एवरेज होगा। क्लोरीन 35 वाला ज्यादा मिलता है, जिसका मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 35 के पास होगा। इज दैट क्लियर? इसको कोई समझाने वाला फैक्ट थोड़ी है। तो एवरेज एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट कब आया? जब आइसोटोप आए। आइसोटोप आने से क्या दिक्कत हुई? पीरियोडिक टेबल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उससे क्या हो जाएगा? उससे फर्दर स्टडी सॉल्व नहीं हो सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ एवरेज मार्क ले लेते हैं, उसका निकालने का प्रोसीजर क्या है वही सीखते हैं। क्लियर है? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। तो लिख लो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। लिखो प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं। अब देखो हम क्लोरीन का एक एटम है 35, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 35। क्लोरीन का एक एटम है, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 30। लेकिन हम क्लोरीन का एक्चुअल वेट क्या लेते हैं? 35.5। समझ रहे हो? तो भैया हम 37 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो कम मिलता है। 35 क्यों ले रहे? क्योंकि वो ज्यादा है। तो 35 के क्लोज ही एवरेज आएगा। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा मिल रहा है। अब जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1H3। तो हाइड्रोजन का मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर हम 2.5 या 3 क्यों नहीं ले सकते? है ना, 1 ही क्यों लेते? क्योंकि ये 99% यही मिलता है। समझ रहे हो? यानी जो ज्यादा मिलेगा एवरेज उसके पास ही तो शिफ्ट होगा। सही ना है? क्लियर? तो एवरेज एटॉमिक मास का कांसेप्ट कहां से आया? आइसोटोप से। कहां से आया? आइसोटोप से। अब लोग आइसोटोप समझाते नहीं, पहले सब बेसिक कांसेप्ट में ऐसे घुसाने की कोशिश करते हैं बच्चे को, फिर वहां पे अलग से आइसोटोप पढ़ाते हैं। ठीक है? हाँ, मतलब टीचर को बच्चे समझाने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाओ, उल्टा बोल गया, टीचर बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कांसेप्ट कहां से आता है? व्हेन आइसोटोप आर अराइज। देखो इट इज द average value, it is the average value of, it is the average value of atomic weight, atomic average value, it is the average value of atomic weight of isotopes of an same element which can be considered for further studies or can be put in periodic table, can be put in periodic table of isotope of same species या same element. It is the average value of atomic weight of isotope of same element which can be considered for further studies or can be put in periodic table. सही है? अब इधर देख, फॉर एग्जाम्पल अब इसको निकालते कैसे हैं? ये हटा दे। भाई शांत हो जाओ। और कैन बी पुट इन पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल से ही तो हम सारी जानकारी लेते हैं एलिमेंट की, है ना। इसकी ट्रेंड क्या होगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो नहीं बताता है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, इसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, वो सब हम पीरियोडिक टेबल में ही सीखते हैं। तो उसके लिए कुछ फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा अब इधर देख लो, जैसे एक एलिमेंट है X, इधर देख लो एलिमेंट है एक X,
एक एलिमेंट क्या है X। इसके दो आइसोटोप है या तीन आइसोटोप, X1, X2, X3। इधर देख लो बेटा, अगर तुम लोग मतलब ऐसे करोगे तो फाइल नहीं जाएगा अंदर। तो X1 का लेट मॉलिक्यूलर वेट है M1 और X2 का है M2 और इसका है लेट M3। इसका परसेंटेज अकरेंस यानी कितना मिल रहा है, परसेंटेज अकरेंस, परसेंटेज अकरेंस, परसेंटेज अकरेंस क्या है इसका, परसेंटेज अकरेंस। लेट्स से इसका परसेंटेज है 50%, इसका 30 एंड इसका 20। अब एवरेज एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करें एलिमेंट X का, है ना। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं हम लोग, बताओ बताओ। देखो उसके लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट एवरेज या एटॉमिक वेट एवरेज क्या होता है, M1 इंटू परसेंटेज, या इसको मैं ले लेता हूं, इसको A ले लेता हूं, रुक जाओ A, तो ये क्या हो जाएगा A1 A2 A3, और इसको मैं मान लेता हूं X1 X2 और X3। तो क्या होगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3। सही है ना भाई। ये आपको क्या देगा, मॉलिक्यूलर वेट एवरेज निकाल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब वो अलग बात है कितनी वैल्यू है क्या है, अभी करवाते हैं। हाँ देखो X1 X2 हमने माना है कितना परसेंटेज मिल रहा है। अच्छा नीचे बताओ, तुम्हें कोई सोचने की जरूरत है, नीचे 100 पुट कर देगा डायरेक्ट, है ना, क्योंकि ये सब जोड़ने पे तो 100 ही आएगा ना। क्लियर है, लेकिन मैं तुम्हें फॉर्मूला फॉर्मेट बता रहा हूँ। सही है। एक एलिमेंट A है, उसका आइसोटोप है, ये क्या है बेटा आइसोटोप, ये क्या है आइसोटोप। आइसोटोप क्या है A1 A2 A3, A1 A2 A3। उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है M1 M2 M3। परसेंटेज कितना मिल रहा है, दैट से X1 तो X मतलब इसका परसेंटेज को मैंने X1 नाम दे दिया, तो 50%, 30%, 20%, यानी X1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, X2 की 30 एंड X3 की। फिर हम मॉलिक्यूलर वेट एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ इंडिविजुअल इनटू अकरेंस परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल प्लस मास ऑफ इंडिविजुअल इनटू अकरेंस परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे करके जोड़ेंगे, डिवाइड बाय सम ऑफ अकरेंस ऑफ परसेंटेज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब इस पे क्वेश्चन बता देते हैं। सही है, कराएं, चलो क्वेश्चन देखते हैं, मिल जाए तो। चलो इधर देख, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक। शांत हो जाओ बेटा, इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बेटा देखो, कंटिन्यूअसली बोलोगे तो मुझे इरिटेशन होगा, और एक बार खिसिया गए तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो सवाल ये है, फाइंड क्लोरीन से ही ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट एवरेज। अगर क्लोरीन 35 वाला मिल रहा है कितना 75%, यहां लिख दूं परसेंटेज अकरेंस, और यहां लिख देता हूं आइसोटोप। बेटा बकवास नहीं चाहिए मुझे। और एक क्लोरीन 37 है जिसका अकरेंस कितना है 25%। अब मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा सिंपली, तो मॉलिक्यूलर वेट एवरेज जो होगा बेटा वो होगा मास ऑफ इंडिविजुअल इनटू अकरेंस, मास ऑफ इंडिविजुअल इनटू अकरेंस परसेंटेज, यानी M1 X1 प्लस M2 X2
अपॉन x1 प्लस x2। m1 का वैल्यू कितना है बोलो तो, x1 का, m2 का इनटू डिवाइड बाई, बोलो इसको अलग अलग करके नहीं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 35 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। क्या ये एक ही बात है या अलग अलग बात है? देख नहीं रहे हो फिर कहोगे यार समझ में नहीं आया। नहीं इंटू मत करो। अच्छा ये देखो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 4 4 अगेन एलसीएम आ गया। बोलो तो 4 नीचे लिखते हैं तो 35 इंटू 3 कितना होगा 105 प्लस 37 तो ये कितना आ जाएगा 142 अपॉन 4 4 3 12। ठीक है तो 1 मिनट और 2 है तो 35 20.5 एवरेज एटॉमिक वेट क्या आ गया 35.5 35.5। सम या बेसिक वेव थ्योरी, बेसिक वेव थ्योरी इधर देख लो। देखो आप बकवास करने लग गए तुम लोग। देखो बेटा लाइट जो है लाइट, इसके पास 2 नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। थोड़ा सा वेव नेचर के बारे में जानेंगे, उसके बाद पार्टिकल नेचर पे चलेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह। क्लियर? तो कोई भी सोर्स S1 है ना, और किसी दूसरे सोर्स तक यानी दूसरी जगह तक अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना है तो वो वेव से भी किया जा सकता है, यानी वेव कैन ट्रांसमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिख लो सोर्स S1 to S2 in the form of electromagnetic waves, in the form of electromagnetic waves। क्या हो गया, नीला हो गया है? Energy can be transferred from source S1 to S2 in the form of electromagnetic waves। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ठीक है अब बेटा जल्दी से देख लो। अब EM वेव्स को हमें पढ़ना है। EM वेव्स देखो, EM वेव्स को लोग पढ़ाते हैं फिजिक्स में, हाँ एटम्स में, लास्ट चैप्टर में, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ाते हैं। हाँ तो बता तो रहा हूँ ना, ये सब उसी का पार्ट है। अब इधर देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इसी को हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। सिमिलर, बिकॉज दीज बोथ आर साइंस। आ जाओ, हाँ बिल्कुल, इधर देख लो। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के देता हूँ, है ना, और इसको याद रखेंगे। ये मान लो कोई सोर्स है, ये सोर्स है और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये आ रहा होगा या नहीं पता नहीं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन
ऑफ वेव। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास आपको मैंने बताया है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बोलो, आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। चल मतलब प्रोपगेशन मतलब चलना, है ना। और ये मान लेते हैं अगर ये इलेक्ट्रिक, अभी बताता हूं, तो ये क्या होगा फिर? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इधर। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव इधर। समझ रहे हो? तो ये होता है बेसिक, ऐसे चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे चलती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर होता है बेटा? किसके परपेंडिकुलर होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो हम लिख देते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? These waves, हाँ, सुन लो। Electromagnetic waves is the wave which do not require medium. Waves which do not require medium to travel. Waves which do not require medium to travel. They travel with the speed of light. They travel with speed of light. They travel with speed of light. C is equal to कितना होता है बेटा? 3 लाख किलोमीटर पर आवर, यानी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो ये स्पीड चलती है। दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट का मतलब यहां लिख देते हैं भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या एक हिस्सा है भाई रे, और एक हिस्से को ही क्या कहते हैं हम? कंपोनेंट। सही है? यहां लिख दूं? हटा दें। हेलो, इधर देखिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ए बेटा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यूचुअली perpendicular to each other as well as direction of propagation of wave. Direction of propagation of wave. Electric and magnetic field is mutually perpendicular to each other as well as direction of propagation of wave. इस बात में जरा सी भी दिक्कत नहीं। क्लियर है? बोलो। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, लेकिन अगर मुझे जनरलाइज वेव की फॉर्म में दिखाना है तो मैं कहूंगा, हाँ बेटा बोलो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड।
देखो चार्ज पार्टिकल मूव करता है या कोई भी, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का। सुन लो, एक सोर्स से दूसरी जगह पे एनर्जी जाना होता है तो वो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। देखो क्लास 12th में एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 7 फिजिक्स। तो वहां हम डिटेल से बताते हैं कि ये कैसे जनरेट की जा सकती हैं, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या स्पीड होती है, लेकिन मैंने बहुत कुछ बता दिया है। तो ऐसी वेव जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं, जिनके पास मटेरियल मतलब मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं, मतलब कुछ भी अगर वैक्यूम भी हो तब भी ट्रेवल करेंगे। नहीं ये नहीं, ये तो साउंड वेव, जैसे सन से हीट हमें यहाँ आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो पूरे स्पेस में क्या है, वैक्यूम है ना, एयर है ही नहीं। इसका मतलब इनको मीडियम ट्रेवल करने की आवश्यकता, मतलब मीडियम इनके लिए कोई बाधा नहीं है ट्रेवल करने के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवलिंग। कह सकते हो। और इसमें क्या होता है बेसिकली, अब वेव है कोई भी वेव है तो वेव तो ट्रेवल करेगी ऐसे ही, जनरली वेव तो ट्रेवल ऐसे ही करेगी। ये तो हम उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें ऐसा कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, मैग्नेटिक फील्ड का इधर, ठीक है। लेकिन जनरली अगर वेव दिखाना है तो वेव तो यही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कैसे कर रही है। इसके पूरा का नाम क्या दूंगा, ईएम वेव, जिसका ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे। देखो इसको हटा देता हूं, एक मिनट में साफ डायग्राम बनाता हूं। हाँ क्या हो गया, बातें मत करो, इधर देख लो। अब बहुत सारी टर्म्स हैं, सम रिलेटेड टू वेव। इधर देखो, इसके ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, क्रस्ट, और इसके नीचे वाले पोर्शन को, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या कहेंगे, ट्रफ। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कहां से कहां तक ये वाइब्रेट करती है, वो कहां से कहां तक है, बिटवीन क्रस्ट टू ट्रफ। सही है ना भाई। तो नीचे वाले टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रफ। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्रस्ट। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रफ। किसको चाहिए था, अब इधर देखो। अच्छा इधर जल्दी से बताएंगे, ये यहां से वेव, एक वेव कब कंप्लीट होगा, जब ऊपर का एक हिस्सा और नीचे का एक हिस्सा दोनों हो, यानी वेव कहां से शुरू हो, यहां से, और खत्म कहां पे हो। तो इसको पूरे को क्या नाम दूंगा, वन वेव। इसका पूरे का नाम क्या दूंगा, जितनी ये लेंथ ट्रेवल करेगी, एक वेव जितनी लेंथ ट्रेवल करेगी उसी को हम कहते हैं वेव की लेंथ, यानी वेव लेंथ। क्या कहते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट ऑफ द वेव। क्लियर है। अब इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। बोलो, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। बोलो, क्योंकि इतना इधर से हम इधर चले, इतना इधर से इधर आगे चले। भाई बोलो, देखो मैं बता रहा हूँ, सुन चलो, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उस बात पे भी आ रहा हूँ। इधर देखो, उधर देखो, इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब इधर देखो, जितना डिस्टेंस ये होगा, एक और से समझाने में यार एफर्ट लग रहा है, तुम अपनी बातें कर रहे हो। जितना डिस्टेंस ये होगा, क्या उतना ही डिस्टेंस ये होगा। क्यों, क्योंकि जितना आप यहां से आगे बढ़े उतना ही इस पॉइंट से आगे बढ़े। बोलो, तो यानी ये यहां से टॉप का डिस्टेंस वही होगा जो एक वेव की लेंथ है। The distance between two consecutive crust या two consecutive trough is called wavelength. The distance between two consecutive crust or two consecutive trough is called wavelength. क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्यों? ये तुम्हें फील आना चाहिए। वेव की लेंथ यानी एक वेव कितना लेंथ ट्रेवल कर रही है उसको कहते हैं वेवलेंथ। अब इसको नापने का यहाँ से यहाँ तरीका है ना। और स्टैंडर्डाइज वे में क्या देखेंगे, जितना हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे उतना यहाँ से यहाँ करेंगे, यानी ट्रफ पे पहुंच जाएंगे। बोलो, अरे यार क्रस्ट पे पहुंच जाएंगे, सॉरी क्रस्ट पे। तो दो कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार जो क्रस्ट आ रहे हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की जो टॉप मोस्ट दूरी है उसी को क्या कहेंगे हम, लैम्डा, यानी वेवलेंथ, यानी वेव की लेंथ।
इज दैट क्लियर? तो वेवलेंथ क्या है बेटा, इसी बात पे कह रहे होंगे आप, है ना? हाँ बताओ। क्या बताया था, सॉरी? ये हाफ ऑफ वेवलेंथ है बेटा। अगर ऐसा बताया तो करेक्ट करें उन्हें प्लीज। वेवलेंथ होती है एक वेव की कंप्लीट लेंथ। तो एक वेव होती है, ये तो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये नीचे वाला पोर्शन है, दोनों को मिला के कंप्लीट एक वेव होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी होती है वेवलेंथ। अब इसको कैलकुलेट करने के या तो इसको मेजर कर लो, या जितना तुम यहां से यहां चले उतना ही यहां से यहां चले, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लो। नहीं समझ में आया? सुन लो, इधर देखो, ये दूरी कितनी होगी, ये या तो ये निकाल लो, यही वेवलेंथ बताएगा। या अगर मोर अच्छे तरीके से डिफाइन करना है तो बोलो इतनी दूरी, जैसे ये दूरी है ना, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है। इधर देख लो, जो बच्चा ये कहेगा ना हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम पागल हैं, तो उसको मैं जैसे बता रहा हूं इससे आसान तरीके से नहीं बताएगा। सुन लो थोड़ा, ये वेव की दूरी है, वेव की लेंथ इतनी है, ठीक है? अच्छा, जितना लेट में यहां से वेव की लेंथ है 10 मीटर, लेट में यहां से 2 मीटर मूव करा और यहां से भी 2 मीटर मूव करा, यहां से 2 मीटर मूव करा और यहां से भी 2 मीटर मूव करा। तो जब यहां से नापूंगा इस लेंथ को, तो ये 10 ही तो रहेगा, बोलो ना? तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये लेंथ वेव लेंथ है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तब भी तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। भाई वो कह रहे थे ना कि समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। तो वेवलेंथ अगर एक को भी नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत मुझे ही होगा। हाँ वही आएगा, मैं कब मना कर रहा हूं? तो जस्ट देख लो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive crust और 2 consecutive trough is called wavelength।